हाय एवरीवन, आज इस वीडियो में हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे। ठीक है, ट्राई करेंगे थोड़ा ट्रिक्स वगैरह के थ्रू पढ़ने का, ताकि आपको आसानी से लर्न हो जाए फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं, पहले वो समझो। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स बेसिकली ऐसे राइट है जो हमारी ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ये राइट्स हमें नहीं मिलेंगे तो एक बंदा कम्प्लीटली ग्रो नहीं कर सकता। ठीक है, अब जो हमारा पार्ट 3 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डील करता है फंडामेंटल राइट्स से। आर्टिकल्स की बात करें तो 12 से लेकर 35 तक ये आर्टिकल पार्ट 3 में है। ठीक है, पर जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है वो सिर्फ और सिर्फ 14 से लेके 32 तक है। डिफरेंस समझने की ज़रूरत है। पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेके 35 तक है। पार्ट 3 को ही मैग्ना कार्टा बोला जाता है, मैग्ना कार्टा बोला जाता है। पर इस पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स सिर्फ और सिर्फ 14 से लेके 32 तक है। ठीक है, ये डिफरेंस है मतलब दोनों में। पूछा जाए कि मैग्ना कार्टा किसको बोलते हैं, फंडामेंटल राइट्स को या पार्ट 3 को, तो डैट विल बी पार्ट 3 को। ठीक है, और फंडामेंटल राइट्स पहले होते कौन कौन से हैं। पहले हमारे 7 फंडामेंटल राइट्स थे। ठीक है, कौन कौन से थे वो देखते हैं। पहला था हमारा राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, इक्वालिटी का जो आर्टिकल है वो आपका है 14 से लेके 18 तक। उसके बाद आ जाता है दूसरा आपके पास राइट टू फ्रीडम। फ्रीडम का आपका आर्टिकल 19 से लेके 22 तक। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास थर्ड आ जाएगा राइट अगेंस्ट है, ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या होता है कि आपका कोई शोषण कर रहा है, उसके खिलाफ आपके पास अधिकार है कि आपका कोई शोषण नहीं कर सकता। 13 एंड 14, सॉरी 23 एंड 24, आई डोंट नो ये क्यों बोला मैंने, आई एम रियली सॉरी। नेक्स्ट आ जाता है आपका राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, मतलब आपके पास अपनी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, रिलीजियस फ्रीडम। 25 से लेके 28 तक आ जाएगा। नेक्स्ट 5th आ जाएगा आपका कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ये आपका आ जाएगा 29 एंड 30। उसके बाद आपका 31 राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31। और नेक्स्ट लास्ट आ जाएगा आपका कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये आपका आर्टिकल 32 है। अब जो ये आपका ये वाला आर्टिकल है ना, सॉरी ये वाला है ना जो आपका राइट 6th राइट, वो हटा दिया गया है। ठीक है, और राइट टू प्रॉपर्टी हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू लीगल राइट। ठीक है, लीगल राइट में बदल दिया गया है इसको। और नाउ दिस इज आर्टिकल 300 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि कौन से फंडामेंटल राइट को हटाया गया, तो 6th फंडामेंटल राइट को हटाया गया। ठीक है, चलो आगे अब डिटेल में पढ़ लेते हैं। हम आर्टिकल 12 से ही शुरू करेंगे, है ना, क्योंकि हम पार्ट 3 पढ़ रहे हैं ना। आर्टिकल 12 से ही शुरू करेंगे। तो बेसिकली आर्टिकल जो 12 है ना आपका, वो डेफिनेशन देता है स्टेट की। देता है क्या, डेफिनेशन ऑफ स्टेट अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल राइट्स, डेफिनेशन ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल 12 क्या बोलता है आपका, आर्टिकल 12 बोलता है कि जितनी भी पब्लिक बॉडीज़ हैं, ऑल दी पब्लिक बॉडीज़, ठीक है, वो आपका स्टेट का पार्ट है। दैट इज स्टेट, मतलब जितने भी पब्लिक बॉडीज़ हैं उसको आप स्टेट कहोगे। जैसे कि अगर आप कहो कि क्या एक स्कूल का, सरकारी स्कूल का पियोन स्टेट है, तो हाँ स्टेट है। क्या हमारा प्राइम मिनिस्टर स्टेट है, हाँ स्टेट है। तो आप समझे, ऑल द पब्लिक बॉडीज़ मतलब एक पियोन से लेके एक प्राइम मिनिस्टर तक, ये सभी स्टेट की डेफिनेशन में लाई करते हैं। ठीक है, अब हम आर्टिकल 13 की बात करें अपना, तो हमारा आर्टिकल 13 बात करता है किसकी, इनकंसिस्टेंट लॉज की। इनकंसिस्टेंट लॉज का क्या मतलब है, ओल्ड लॉज जो मान लो ब्रिटिशर्स के टाइम पे कोई लॉ था, ब्रिटिशर्स के टाइम पे कोई लॉ था,
तो वो ओल्ड लॉज हो गए जो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करते हैं, ठीक है। तो ऐसे लॉज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया है, ठीक है, इस आर्टिकल में, इनकंसिस्टेंट लॉज में, ठीक है। मतलब अब उनका कोई भी रेलिवेंस नहीं है। अब हम आ जाते हैं अपने आर्टिकल 14 पे, विच इज़ राइट टू इक्वालिटी, ठीक है। और आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी में आपके दो क्लॉजेज हैं, ठीक है। पहला आ जाता है आपका इक्वालिटी बिफोर लॉ, और दूसरा आ जाता है आपका क्लॉज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब इक्वालिटी बिफोर लॉ का तो मतलब क्लियर है ना, कि ऑल आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ, कानून के सामने सभी बराबर हैं। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब क्या है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब है कि इक्वल विल बी ट्रीटेड इक्वली एंड अनइक्वल विल बी ट्रीटेड अनइक्वली, ठीक है। मतलब आप इक्वल लोगों को इक्वली ट्रीट करोगे, और अनइक्वल लोगों को अनइक्वली ट्रीट करोगे, ठीक है। आज के टाइम में हम सभी लोग विरोध करते हैं कि वाई दिस रिजर्वेशन, है ना। तो ज़रूरत है, अभी भी ज़रूरत है, ठीक है, काफ़ी हद तक, मतलब सभी जगह मैं नहीं बोलूँगी, जहाँ है वहाँ है भी ज़रूरत, ठीक है। तो क्या होता है कि अब एक पर्सन है, ऐसे समझो उसको कि एक पर्सन है, इसकी ना एक एक टांग नहीं है, और एक ये पर्सन है, ये पूरा पूरा हेल्दी है। तो आप इन दोनों को रेस में तो नहीं दौड़ाओगे ना, इसको एक ऐसे बंदे के साथ ही रेस में भगाओगे जिसकी एक टांग ना हो, ठीक है, और इसको एक हेल्दी बंदे के साथ ही रेस में भगाओगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप इक्वल को इक्वली ट्रीट कर रहे हो, ठीक है, और अनइक्वल को अनइक्वली ट्रीट कर रहे हो, है ना। तो रिजर्वेशन वगैरह ये सब इसी के उसमें आता है, मतलब। अब चलो नेक्स्ट आर्टिकल समझते हैं हम अपना। आर्टिकल 15 क्या बोलता है? आर्टिकल 15 बोलता है कि नो डिस्क्रिमिनेशन, नो डिस्क्रिमिनेशन डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ, एक छोटा सा ऐसे याद रखना है फॉर्मूला ना, RRCSP, RRCSP, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स रेशो, ठीक है, एंड प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ। आई डोंट थिंक इनको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है ना, क्लियर ही होगा, ये तो इजी से वर्ड्स है। नेक्स्ट आर्टिकल 16 पे अपना जंप कर लेते हैं, ठीक है। आर्टिकल 16 क्या बोलता है? इसमें भी यार जो ये 15 आर्टिकल है ना, इसमें भी एक्सेप्शंस हैं। मतलब आपने देखा होगा कि यार रिजर्वेशन देते तो हैं वगैरह वगैरह, है ना, तो वो सब एक्सेप्शंस में आ जाता है आपका। आर्टिकल 16 बोलता है इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अब ये तो नाम से क्लियर है ना, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि सबको सरकारी नौकरी लेने का बराबर अधिकार है, ठीक है, ये आ जाएगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि एक बीए वाला बोले कि मुझे बीटेक की नौकरी दो ना। स्पेशल एलिजिबिलिटी हो सकती है ना, कि जहाँ पे इंजीनियरिंग का काम है वहाँ इंजीनियरिंग करेगा, ये वाली चीज़। आर्टिकल 17 की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 17 आपका बात करता है अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत का को ख़त्म करना, मतलब है ना, बिलिटी। और अगर कोई बंदा छुआछूत को मतलब फॉलो करता है तो उसको लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट, मतलब जेल हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट पे जंप करें। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा आर्टिकल 18। ये क्या बोलता है? अबोलिशन ऑफ टाइटल्स, अबोलिशन ऑफ टाइटल्स। अब इसका क्या मतलब है कि जो आपके टाइटल्स होते हैं, जिसमें मैं बोलूँ कि राजा, है ना, मैं अपने नाम के आगे रानी लगाऊंगी या राजा लगाऊंगी ना, वो गलत है। आप किसी भी टाइटल का यूज़ नहीं कर सकते। जैसे हम बापू गांधी को बोलें कि बापू गांधी, तो वो भी गलत है ना, मतलब आप लीगली नहीं उसको यूज़ कर सकते। कौन कौन से टाइटल्स एक्सेप्टेबल हैं वो देख लेते हैं। जो मिलिट्री से रिलेटेड हो,
ठीक है। मिलिट्री टाइटल्स हो जैसे मेजर वगैरह हो गया है ना, या फिर एकेडमिक्स से रिलेटेड टाइटल हो, जैसे मैं अगर अपने नाम के आगे लगवा लूँ अगर कि LLB और अपना नाम हिमांशी, ठीक है, ऐसे करके, या फिर डॉक्टर हिमांशी, ये वाले टाइटल एक्सेप्टेबल होंगे। ठीक है, मैं बोलूँ मेजर हिमांशी तो वो एक्सेप्टेबल होगा, बट अगर आप बोलो कि राजा हिमांशी ऐसा वैसा तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ये हमारा फर्स्ट राइट टू क्वालिटी ख़त्म हुआ। सेकंड पे हम जब कर जाते हैं अपने, सेकंड था हमारा राइट टू फ्रीडम। ठीक है, राइट टू फ्रीडम देखो, अब इसमें सबसे पहले हमारा आर्टिकल 19 आ जाएगा। आर्टिकल 19 क्या बोलता है कि हमारे पास राइट है किस चीज़ का। आर्टिकल 19 बोलता है कि हमारे पास राइट है किस चीज़ का। अब वो देखो, पहले समझो। आर्टिकल 19 बोलता है कि हमारे पास राइट टू फ्रीडम है। राइट टू फ्रीडम है किस किस चीज़ की। देखो, मैंने आपको बाहर से बोला कि जा एक ब्रश ले आ, मैंने आपको दिए 20 रुपये, 20 रुपये का ब्रश लेके आ। आप गए मार्केट में, उसने बोला कि नहीं यार ब्रश तो 22 रुपये का है और आपको 22 रुपये ही देने पड़ेंगे, तो आपने 2 रुपये खुद से दिए। अब आप आए और आपने मुझे बोला कि 2 रुपये मुझे दे दो बिकॉज ब्रश वॉज ऑफ 22 रुपीज़। ठीक है, बट वेन यू केम देन आई सेड कि यार सी यू, मैंने क्या बोला आपको, सी यू मतलब तुम देखो। ठीक है, सी यू, सॉरी CSEA, CSEAC UMRP, इट मीन्स कि यार तुम MRP देखो, है ना, मैंने ये बात बोली आपको। तो CS से आ जाएगा स्पीच, E से आ जाएगा आपका एक्सप्रेशन, A से आ जाएगा असेंबल, U से आ जाएगा आपका यूनियन, M से आ जाएगा मूवमेंट, और R से आ जाएगा आपका रिसाइड, और P से प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ इसका कि यार हमारे पास राइट टू फ्रीडम है स्पीच का, एक्सप्रेशन का, असेंबल मतलब इकट्ठे होने का, यूनियन मतलब अपनी अगर हम कोई यूनियन फॉर्म करना चाहें उस चीज़ का। ठीक है, अभी जो चल रखा है सैमसंग वाले अपने यूनियन बनाना चाह रहे हैं। कहाँ की कंपनी की बात हो रही थी, आई थिंक तमिलनाडु की कोई कंपनी है ना। तो फिर वो क्या बोल रहे हैं कि हमारा फंडामेंटल राइट वो कर रहे हैं कि हमें बनाने नहीं दे रहे अपनी यूनियन। ठीक है, मूवमेंट का अधिकार है, मतलब हम अपने देश में कहीं भी घूम सकते हैं। एक्सेप्शन आ जाएगा रिस्ट्रिक्टेड एरिया, मतलब ऐसा नहीं है कि आप कहीं मिलिट्री कंटोनमेंट में जाके घुस जाओ, है ना। रिसाइड मतलब रह सकते हैं। प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, अगर मैं टीचर बनना चाहूँ मैं टीचर बनूँ, मैं डॉक्टर बनना चाहूँ मैं डॉक्टर बनूँ, हालांकि आपके पास वो प्रॉपर मतलब डिग्री होनी चाहिए, है ना। तो ये चीज़ है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपने आर्टिकल 20 की। आर्टिकल 20 क्या बोलता है कि प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ conviction फॉर ऑफेंसेस। पहले इसका एक एक करके मतलब समझते हैं। कन्विक्शन क्या होता है, कन्विक्शन मीन्स अगर आपका दोष सिद्ध हो जाए। ठीक है, सो कन्विक्शन मीन्स इफ़ यू हैव प्रूव्ड गिल्टी, तो प्रोटेक्शन आपको उस रिस्पेक्ट में मिल सकती है। जैसे इफ़ यू हैव डन एनी ऑफेंस, है ना, और फिर उस ऑफेंस में होगा क्या कि आपके पास राइट है। इवन अ क्रिमिनल हैज़ rights given in our constitution। ठीक है, मतलब हमारे एक क्रिमिनल को भी इस देश में राइट्स दिए गए हैं। कौन कौन से, फर्स्ट समझने की कोशिश करना। नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। नो एक्स पोस्ट फैक्टो means a person has done crime in 2020. At that time, the punishment for that crime was 5 years. But that person has been proved guilty in 2024, but at this time the punishment for the same offense is 10 years. So it means the person will be given punishment as per 2020,
बिकॉज दैट पर्सन हैज़ कमिटेड क्राइम इन 2020 ओनली। ठीक है, तो नो एक्सपोज फैक्टर लॉ का मतलब समझ आ गया होगा। ठीक है, और नेक्स्ट हम समझ लेते हैं अपना नो डबल जियोपार्डी। नो डबल जियोपार्डी मतलब वन क्राइम इक्वल्स टू वन पनिशमेंट। ठीक है, यू कांट डू कि मुझे किसी क्राइम के लिए 6 मंथ्स के लिए सज़ा मिली एंड व्हेन आई वाज अबाउट टू कम आउटसाइड, ठीक है, तो फिर मुझे दोबारा से सेम क्राइम के लिए 6 मंथ्स के लिए सज़ा दे दी जाए। दिस वोंट हैपन। ठीक है, थर्ड पे मूव कर जाते हैं। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब क्या है कि मीन्स आई हैव डन समथिंग, ठीक है, या फिर मैंने करा है या नहीं करा, यू आर नॉट श्योर बट यू आर बीटिंग मी, है ना, आप मुझे मर्सीलेसली मार रहे हो, आप मुझे मेरे साथ मार पीट कर रहे हो। ठीक है, किस लिए मार पीट कर रहे हो कि भाई मैं अपना क्राइम कबूल कर लूँ और अपने खिलाफ खुद ही विटनेस बन जाऊँ। विटनेस बेसिकली नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब यही होता है कि आप खुद के खिलाफ खुद ही विटनेस बना रहे हैं मतलब आपको। ठीक है, तो वो नहीं किया जा सकता, आपको विटनेस आपके खिलाफ नहीं बनाया जा सकता। नेक्स्ट हम मूव कर जाते हैं अपने आर्टिकल 21 पे। ठीक है, आर्टिकल 21 बोलता है आपका राइट टू लाइफ एंड प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, ये एक ऐसा अधिकार है, राइट टू लाइफ एंड प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल लिबर्टी। ये एक ऐसा अधिकार है विच इज़ अवेलेबल टू बोथ सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स। ठीक है, दोनों को अवेलेबल होता है। उसके बाद इसमें बेसिकली बोला गया है कि जो आपको पनिशमेंट है ना वो लॉ के अकॉर्डिंग दी जानी चाहिए। ठीक है, इसमें हम ज़्यादा और कुछ पढ़ेंगे नहीं। उसके बाद आपका एक आ जाता है आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A ये क्या बोलता है कि जो आपका एजुकेशन है ना, एजुकेशन है दैट इज़ योर फंडामेंटल राइट। ठीक है, और ये ऐड कब किया गया, 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के थ्रू। इसमें क्या बोला गया कि एक स्टेट है ना उसको हर एक चिल्ड्रन को हु इज़ बिटवीन 16 to 14 ईयर्स ऑफ एज फ्री, 6 से 14 तक फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। ठीक है, ये बोलता है ये राइट बेसिकली। जो आपका आर्टिकल एक और राइट पढ़ेंगे अभी हम आर्टिकल 22। ये क्या बोलता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। ठीक है, ये डी याद रख लो बस, ए से अरेस्ट और डी से डिटेंशन। क्या मतलब है इसका, अगर आपको अरेस्ट कर लिया, डिटेंशन का मतलब होता है नज़रबंद कर लेना, मतलब कि टेम्परेरी किसी बंदे की फ्रीडम पे इन्वेस्टिगेटिंग पर्पस से रिस्ट्रिक्शंस लगा देना। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है कि अगर किसी बंदे को अरेस्ट किया जाए, किसी बंदे को अरेस्ट किया जाएगा ना, तो पहली चीज़ उसको 24 घंटे के अंदर जज के सामने पेश करो। दूसरी चीज़, अब जो अरेस्टेड पर्सन है उसके पास राइट है कॉज ऑफ अरेस्ट जानने का कि मुझे क्यों अरेस्ट किया गया है। थर्ड, हर बंदे के पास राइट है कि वो अपना खुद का एक लॉयर रख सके। ठीक है, तो ये बोला गया है। अब समझने वाली बात क्या है कि जो आपके आर्टिकल 21 एंड 22 है, ये ऐसे अधिकार हैं जो इमरजेंसी के टाइम पे भी सस्पेंड नहीं किए जा सकते। ठीक है, अगर देश में इमरजेंसी लग जाए तो ये दो अधिकार को सस्पेंड नहीं किया जा सकता। इसके अलावा आपके पूरे फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर सकते हैं टेम्परेरी पीरियड के लिए। ठीक है, थर्ड बात कर लेते हैं, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन था।
इसमें पहला आ जाएगा 23 आर्टिकल। क्या बोलता है ये? ये बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड देयर ऑर्गन्स। ठीक है, अब क्या मतलब हुआ इसका कि ह्यूमन बींग्स, इंसानों की और उनके ऑर्गन्स मतलब उनके बॉडी पार्ट्स की अगर आप ट्रैफिकिंग करो, ट्रैफिकिंग समझ रहे हो ना, आपकी गैर कानूनी तरीके से बेचारे लोगों को बेच दिया जाता है, ठीक है, तो वो गलत है। आर्टिकल 24 क्या बोलता है? ये आपकी जो बॉन्डेड लेबर होती है ना, बॉन्डेड लेबर, ठीक है, कम उस पे काम करवाना, कम वेजेस पे काम करवाना, बिना वेजेस पे काम करवाना, ज़बरदस्ती काम करवाना, उन सब पे रोक लगाता है, ठीक है, उन सब से बचाता है लोगों को। उसके बाद अब तो ये हो गया है कि 16 से 14 ईयर्स के बच्चों को जो हजारडस मतलब ख़तरनाक इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनमें काम नहीं करवाया जा सकता। पहले ये था, अब तो ये हो गया हजारडस क्या, नॉर्मल जो ढाबे वगैरह होते हैं ना आपके, उन पे भी नहीं करवाया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं आपका फोर्थ, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये आपका आर्टिकल 25 से लेके 28 तक आ जाएगा। आपको याद क्या रखना है? आपको याद रखना है C+P³। सी से आ जाएगा आपके पास फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, कॉन्शियस हम बोलते हैं ना, कॉन्शियसनेस, तो कॉन्साइंस मतलब आपके पास अंतरात्मा की स्वतंत्रता की एनर्जी है, जो आपका मन करे आप कर सकते हो, बस वो दूसरों को नुकसान ना पहुंचाए। P³ का मतलब समझो, ठीक है, पहले P से आपका प्रोफेस आ जाएगा। प्रोफेस मतलब मानना, मान लो मैं बोलूँ कि मैं हिंदू धर्म को मानती हूँ, ठीक है, और मैं मूर्ति पूजा प्रोफेस करती हूँ, ठीक है, वो। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मतलब परफॉर्म करना है ना, मैंने बोला मैं मूर्ति पूजा मानती हूँ और मैं मूर्ति पूजा करूँगी, तो मतलब करना आ गया आपका प्रैक्टिस। और नेक्स्ट आ जाएगा आपका प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन मतलब मैं दूसरों को बताऊंगी कि हाँ मेरा धर्म ये है और तुम भी मूर्ति पूजा करो, हालांकि मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकती, बट मैं अपने विचार रख सकती हूँ। ये हमारा आर्टिकल 25 था। आर्टिकल 26 पे आ जाते हैं। आर्टिकल 26, 27 और 28 छोटी सी ट्रिक याद रखनी है, बस सब क्लियर हो जाएगा। RTA रट्टा, ठीक है। आर से आपका आ जाएगा आपके पास, आप फ्री हो किस चीज़ से? रिलीजियस अफेयर्स से, मतलब अगर आपका दिल करे तो किसी कीर्तन में जाओ, ना करे तो ना जाओ। ऐसा नहीं होगा कि अगर आप किसी कीर्तन में नहीं गए या पूजा में नहीं गए तो आप पे केस हो जाएगा, ठीक है। टी से आ जाएगा टैक्सेशन। ऐसा नहीं हो सकता कि हमने लंगर करवाना है, अभी तुम्हें टैक्स देना ही पड़ेगा, ना, आपकी मर्जी है, आप टैक्स देना चाहो या ना देना चाहो। ए से आ जाएगा आपका अटेंडेंस। अटेंडेंस का मतलब क्या है? देखिए रिलीजियस अफेयर्स में मतलब कहीं कीर्तन हो रहा है, वहाँ पे प्रेजेंट होना या प्रेजेंट नहीं होना ये टोटली आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, ठीक है। बस थोड़ा सा रह गया। नेक्स्ट आ जाता है आपका कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। 29, 30 दो ही आते हैं इसमें। 29 देख लेते हैं क्या बोल रहा है। 29 में ना, आर्टिकल 29 में बेसिकली जो माइनॉरिटीज़ हैं, मतलब जो संख्या में कम है, ठीक है, उनको दे रखे हैं 3 चीज़ें कि वो मेंटेन कर सके। माइनॉरिटी हैज़ राइट टू मेंटेन LSC। एल से क्या आ जाएगा? लैंग्वेज। एस से स्क्रिप्ट, ठीक है, कहाँ गया? सी से कल्चर। लैंग्वेज और स्क्रिप्ट में आपको फ़र्क पता होना चाहिए, है ना। हमारी स्क्रिप्ट कौन सी है? देवनागरी, मतलब हिंदी की, जो हम हिंदी बोलते हैं, और लैंग्वेज कौन सी है? हिंदी, ठीक है। कल्चर तो आपको पता ही है। तो आर्टिकल 29 के अकॉर्डिंग माइनॉरिटी के पास राइट है कि वो मेंटेन कर सके अपनी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर, ठीक है। 30 आर्टिकल 30 की बात करें अगर हम, माइनॉरिटीज़ के पास राइट है टू एस्टैब्लिश एंड
एडमिनिस्ट्रेट स्ट्रेट, ठीक है। अपने इंस्टीट्यूशंस, मान लो मैं चाहूँ कि मैं एक मंदिर बनवाना चाहती हूँ, मान लो मैं चाहूँ कि मैं अपना स्कूल बनाना चाहती हूँ, मैं जैन धर्म से हूँ, तो हिंदुस्तान में जैनिज़्म क्या है, माइनॉरिटी है, और मैं चाहती हूँ कि नहीं यार, मेरा धर्म के लिए मेरे को अलग से स्कूल बनाना है, ठीक है, मेरे को अलग से एक कोई रिलीजियस प्लेस बनाना है ताकि मैं अपने धर्म को प्रमोट कर सकूँ, तो मेरे पास वो राइट है ना। आर्टिकल 31 हटा दिया गया, राइट टू प्रॉपर्टी था। लास्ट आर्टिकल की बात कर लेते हैं हम अपने, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आपका आर्टिकल 32 है, इसमें बेसिकली आपको रिट्स दी गई हैं, ठीक है। अब रिट हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है याद होना चाहिए आपको। पहली रिट आ जाएगी हमारी हेबियस कॉर्पस, एक मिनट बस, हाँ, पहली रिट आ जाएगी हमारी हेबियस कॉर्पस। अब हेबियस कॉर्पस का मतलब क्या होता है, टू प्रोड्यूस अ बॉडी या टू हैव अ बॉडी, ठीक है। अब ये एक लैटिन मैक्सिम है बेसिकली, क्या है ये, लैटिन मैक्सिम है। और ये जो हेबियस कॉर्पस है, ये रीड किस किस के अगेंस्ट की जा सकती है, पब्लिक बॉडी के अगेंस्ट, पब्लिक बॉडी एंड प्राइवेट बॉडी, दोनों के अगेंस्ट। पब्लिक बॉडी का मतलब क्या है, पब्लिक बॉडी का मतलब है एक पूरा का पूरा कमिश्नर को ऑफिस के अगेंस्ट भी की जा सकती है, सिर्फ एक इकलौते कमिश्नर के अगेंस्ट भी की जा सकती है। प्राइवेट बॉडी का मतलब किसी कंपनी के अगेंस्ट भी की जा सकती है, किसी एक पर्सन के अगेंस्ट भी की जा सकती है, ठीक है। क्यों जाएगी ये, मान लो आप किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो, आपको इंस्टीट्यूट का कोई टीचर है, उन्होंने क्या करा, आपको ना बंद कर दिया बाथरूम में और खुद वहाँ से चले गए, ठीक है, मतलब जानबूझ के बंद किया और खुद वहाँ से चले गए, और 24 घंटे आप मिल ही नहीं रहे हो, आपके घर वाले कंप्लेंट दर्ज करवाएंगे कि हाँ भाई हमारा बच्चा नहीं मिल रहा, ऐसे ऐसे करके। अब देखेंगे सीसीटीवी कैमरा वगैरह में कि कहाँ था लास्ट टाइम वगैरह वगैरह, है ना, चेक करेंगे। तो अब आपके उस टीचर के अगेंस्ट, आपके इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट रिट पास की जाएगी टू प्रोड्यूस अ बॉडी, कि हमें नहीं पता, उस पर्सन को लेके आओ जहाँ मर्जी से, ठीक है। ये रिट सुप्रीम कोर्ट भी पास कर सकती है, हाई कोर्ट भी पास कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32, हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226, सभी रिट्स की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो 32 आर्टिकल के अंतर्गत करती है और हाई कोर्ट आपकी 226 आर्टिकल के अंडर करती है, ठीक है। कंडीशन इसमें क्या है कि हाई कोर्ट के लिए ये बाइंडिंग नहीं है, बाइंडिंग नहीं है, मतलब हाई कोर्ट रिट पास करे या ना करे, वो आपको मना भी कर सकते हैं कि नहीं मुझे रिट पास नहीं करनी, पर अगर आप सुप्रीम कोर्ट के पास आते हो तो उनके लिए बाइंडिंग है, उन्हें रिट पास करनी ही पड़ेगी। रीज़न बीइंग क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का परम धर्म है कि वो हमारे फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करे, ठीक है। बस ये नेक्स्ट रिट समझो। नेक्स्ट आ जाता है दूसरा आपकी मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब क्या है, वी कमांड, वी कमांड, ठीक है। वी कमांड का मतलब क्या है, देखो पहले ये समझो कि ये रिट किसके अगेंस्ट पास की जा सकती है, ये रिट सिर्फ और सिर्फ पब्लिक बॉडीज़ के अगेंस्ट पास की जाती है, ठीक है। इसमें प्राइवेट बॉडी का कोई वो नहीं है। अब इसमें समझो एक बार कि है क्या, मान लो ना मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया, अब मुझे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उन्होंने 15 दिन दिए, मुझे कास्ट सर्टिफिकेट बनाना है। मैं सरपंच के पास गई, सरपंच ने बोला कि मैं तो 6 दिनों के लिए बाहर हूँ। उसके बाद मैं पटवारी के पास गई, वहाँ जाके मेरे 3 दिन वेस्ट हो गए। फिर मैं गई कॉन्गो ऑफिसर होता है जो, उनके पास। मैं सैटरडे को गई, वो कहते हैं मुझे कि मंडे आ जाना, है ना। अब मैं तहसीलदार के पास गई, ठीक है। तहसीलदार जहाँ जैसे जैसे मेरा काम बनता गया वैसे वैसे, तहसीलदार को होती है 5 बजे छुट्टी, पर तहसीलदार ने छुट्टी कर दी 4:56 पे, कहता अब तो ऑफिस बंद हो गया, अब अगले दिन आना। ऐसे करते करते मेरे 15 दिन पूरे हो गए और मेरा सर्टिफिकेट ही नहीं बना। अब मैं जाऊँगी सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट इन सबको
जैसे जैसे मतलब जिसको उनकी पोजीशन से हटाने वाली सज़ा मिलेगी वो देंगे, है ना। सस्पेंड करेंगे मतलब किसी को जिसको सज़ा मिलनी होगी, पनिश करना होगा, फ़ाइन लगाना होगा, जैसे जैसे लॉ में होगा उसके अकॉर्डिंग देंगे। पर मुझे सुप्रीम कोर्ट एक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करेगा और मेरी डॉक्यूमेंट डिलेइंग का रीज़न बताएगा रिक्वायर्ड अथॉरिटीज़ को। मतलब मान लो मेरा जो पेपर क्लियर हुआ वो मेरा मिलिट्री का हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट मुझे डॉक्यूमेंट देगा और डॉक्यूमेंट के थ्रू मिलिट्री को बताएगा कि हाँ भाई, मिलिट्री अथॉरिटीज़ को बताएगा कि इसका क्यों नहीं सर्टिफिकेट आ पाया। ठीक है, तो ये चीज़ समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम मूव कर लेते हैं थर्ड, प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब क्या है? टू स्टॉप। जो इसका नेचर है ना, अब खुद सोचो, मान लो आपका दोस्त कुछ गलत काम कर रहा है तो आप उसको टू स्टॉप बोल रहे हो, रुक जा बोल रहे हो, तो आप उसको प्रिवेंट कर रहे हो। प्रिवेंटिव है इसका नेचर, इस रिट का नेचर प्रिवेंटिव है, मतलब आप उसको बचा रहे हो, बचाना, बचाने का काम करता है ये। ठीक है, हुआ क्या कि एक बंदा है ना, पहले ये समझो कि ये रिट किस किस के अगेंस्ट पास होती है? जुडिशियल बॉडीज़ के अगेंस्ट, मतलब कोर्ट्स के अगेंस्ट, एंड क्वासी जुडिशियल। क्वासी जुडिशियल मतलब ऐसी बॉडीज़ जो आधा जुडिशरी का काम करती है। जैसे आपने सुना होगा जो आपके ट्रिब्यूनल्स वगैरह होती है ना, मान लो जैसे एनवायरनमेंट के लिए अलग से कोर्ट है ना, कि भाई कोई पेड़ काटे तो हम उनको ऐसे फाइन लगाएंगे वगैरह वगैरह। अभी ये जो कोर्ट्स होती है ना, ये क्वासी जुडिशियल होती है, मतलब ये फ़ाइन वगैरह तो इम्पोज कर सकती है पर ये पनिशमेंट नहीं दे सकती, फ़ाइन इम्पोज कर सकती है सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, या डेथ सेंटेंस नहीं सुना सकती। अब ये रिट यूज़ कहाँ होती है? प्रोहिबिशन। मान लो हाई कोर्ट का जज गलत स्टेटमेंट सुनाने वाला है, ठीक है, किसी पर्सन के अगेंस्ट, या फिर हरियाणा का जज है और हिमाचल के बंदे के अगेंस्ट, हिमाचल के मामले में डिसीजन सुना रहा है। तो जिस पर्सन के अगेंस्ट डिसीजन सुनाने वाला है ना, वो मान लो ये बंदा हिमाचल का है और इसका मामला है, और हरियाणा का जज इसके अगेंस्ट लगा है डिसीजन सुनाने, तो ये बंदा जाएगा सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास और रिट पास करवाएगा। कौन सी? प्रोहिबिशन। अब इस रिट के अकॉर्डिंग जो सुप्रीम कोर्ट होगी वो इस हरियाणा के जज को रोक देगी कि तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं है इस पर्सन के अगेंस्ट डिसीजन सुनाने का। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा आपका को वेरेंटो। को वेरेंटो का मतलब क्या है? बाय व्हाट अथॉरिटी, मतलब किस अधिकार से। ये भी रिट सेम, जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल के अगेंस्ट। ठीक है, इसका जो नेचर है ना कि क्योर वाला है। क्योर मतलब अब तो डिसीजन सुना दिया, ठीक है, डिसीजन सुनाने के बाद बेसिकली इलाज होता है ना, क्योर का मतलब मलहम लगाना उस चीज़ पे। ठीक है, मतलब इस टाइम हाई कोर्ट के जज ने डिसीजन सुना दिया है अपना गलत डिसीजन। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट का जज अब जिस बंदे के अगेंस्ट सुनाया है वो जाएगा सुप्रीम कोर्ट, रिट पास करवाएगा। कौन सी? को वेरेंटो। अब सुप्रीम कोर्ट का जो जज है बोलेगा बाय व्हाट अथॉरिटी, मतलब किस अधिकार से तुमने ये गलत डिसीजन लिया, उसको सही करेगा सुप्रीम कोर्ट का जज। फिफ्थ आपका आ जाता है सर्शरेरी। सर्शरेरी का मतलब होता है टू सर्टिफाई। सर्टिफाई का मतलब कि ये भी पहले तो ये समझो जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल दोनों के अगेंस्ट इसको पास किया जा सकता है। ठीक है, मान लो कोई केस ना लोअर कोर्ट में अटका हुआ है, बहुत साल हो गए, अब वो बंदा है वो परेशान हो गया, तो वो बंदा अपने लॉयर के थ्रू सुप्रीम कोर्ट के पास जाके एप्लीकेशन देगा, तो सुप्रीम कोर्ट रिट पास करेगी अगेंस्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ठीक है, कि जिसमें लिखा होगा कि इस केस की सारी डिटेल्स भेजी जाए, फिर सुप्रीम कोर्ट उस केस को पढ़ेगी। ठीक है, उस चीज़ को बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू, मतलब जब सुप्रीम कोर्ट किसी चीज़ को किसी केस को रिव्यू करे तो उसको हम जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं और उस पर डिसीजन लेगी। ठीक है, तो टू सर्टिफाई का मतलब कि भाई डॉक्यूमेंट्स हमें बताओ कि अभी तक ये केस आगे क्यों नहीं चल रहा था। ठीक है, इसमें बस इतना ही। थैंक यू।